अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अपनी तालीम मुकम्मल करके कहीं जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश में हैं, बल्कि वो लोग भी जो अभी ज़ेरे तालीम हैं, लेकिन बिलखुसूस वो वालिदैन जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसा उन पे पानी की तरह बहा रहे हैं। वो सब लोग जो हमारे निज़ाम तालीम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ये वीडियो उनके लिए है और बहुत अहम वीडियो है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन का मकसद क्या है, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि अपनी मालूमात में इजाफा करना, शऊर हासिल करना और ख़ुद को इस काबिल बनाना कि एक बेहतर और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, इंसानियत को सर्व करना। और यकीनन एजुकेशन का मकसद भी यही होना चाहिए। तो क्या 15-20 साल तालीम हासिल करने और ज़िंदगी का प्राइम टाइम इस प्रोसेस में गुजारने और मिलियंस में पैसा खर्च करने के बाद हम ये मकसद हासिल कर पाते हैं? मेरा जवाब तो नफ़ी में है और यकीनन आपका भी नफ़ी में होगा। पहली बात यह है कि हमें वो सब कुछ पढ़ाया जाता है जो आगे चलकर हमारे किसी काम नहीं आता। आगे चलकर जो हम जिंदगी गुजारते हैं, इसका हमारी हासिल की गई तालीम कि जिस पे हमारा जिंदगी का 25% हिस्सा लगता है, उसका कोई मेल नहीं होता। हमें वो सब ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। आखिर हमें स्किल्स क्यों नहीं सिखाई जाती? वो उलूम क्यों नहीं सिखाए जाते जो जदीद दौर के साथ हम आहंग हैं, जिनको बरूए कार लाते हुए हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें? जब ये सब कुछ हमें कुछ भी नहीं दे रहा, तो हम इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा वक्त और इतनी ज़्यादा सलाहियतें इस फजूल काम के लिए क्यों सर्फ कर रहे हैं? आखिर वो कौन है जो हमें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है? मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर हम ये क्यों करते हैं। कहानी ज़रा लंबी है, लेकिन यकीन जानिए बहुत अहम है। जुड़े रहिए। ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, बल्कि मैं इसे एजुकेशनल ट्रैप कहूँगा, ये ट्रैप कब और क्यों बना, इसकी एक तारीख है जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1806 की बात है। नेपोलियन और प्रशियन आर्मी के बीच एक ज़बरदस्त जंग छिड़ती है। इस तारीखी जंग में प्रशियन, जो एक बेहतरीन फौज होने के बावजूद, नेपोलियन से हार जाती है। ये हार बहुत गैर मुतवक्को होती है और बदले में प्रशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन को सौंपनी पड़ जाती है। प्रशिया के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस हार के बाद प्रशिया के थिंक टैंक्स सर जोड़कर बैठते हैं और अपनी हार का जायजा लेते हैं। वो सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी फौज तो बहुत मजबूत थी, लेकिन वो जंग के दौरान अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे। जबकि नेपोलियन की आर्मी बगैर कुछ सोचे समझे नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो करती थी और नतीजतन नेपोलियन की आर्मी कमजोर होने के बावजूद जीत जाती। प्रशिया को अब ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें सोचने समझने वाले और अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाले फौजियों की नहीं, बल्कि माइंडलेस ओबीडियंट सोल्जर्स की ज़रूरत है, ताकि उन्हें आइंदा इस किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। इस मकसद के लिए वो एक एजुकेशनल सिस्टम बनाते हैं। इस एजुकेशनल सिस्टम के तहत वो आने वाली नस्लों के दिमाग को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। उन्होंने एक 8 साला प्रशियन एजुकेशनल सिस्टम बनाया, जो कि हर 5 से 13 साल तक के बच्चे के लिए लाजिम करार दे दिया गया।
चंद सालों में उन्हें इस सिस्टम के हैरत अंगेज नताइज मिलना शुरू हो गए थे और बहुत जल्द वो एक माइंडलेस ओबीडियंट आर्मी तश्कील देने में कामयाब हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1760 से कबल ज़राअत का दौर था। लोगों का जरिया माश एग्रीकल्चर था। लोग अपनी ज़मीनें जोत कर और छोटा मोटा कारोबार करके अपना पेट पालते थे। 1760 के बाद आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री ने लेना शुरू कर दी थी और 1760 से 1840 तक जबरदस्त सनती इनकलाब। अब दुनिया की मईशत पर मशीनों का कब्जा था। इंडस्ट्री के मालिकान को एक मसला दरपेश था और वो मसला था फैक्ट्रीज में मजदूरों की किल्लत का। अभी तक लोग ज़राअत से मुंसलिक थे और आम आवाम का रुझान इंडस्ट्री की तरफ नहीं बना था। ऐसे में उन इंडस्ट्रीज के मालिकान सर जोड़कर बैठते हैं। उनके पास प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम का एक कामयाब तजुर्बा था जिसके तहत माइंडलेस ओबीडियंट सोल्जर्स तैयार किए जाते थे। हूबहू उन्होंने भी यही तरीका इख्तियार किया चूंकि उन्हें इस बार ओबीडियंट लेबर्स दरकार थे। इस ट्रैप के जरिए अपनी जमीनों में हल जोत कर माश कमाने वालों के जहन उन्होंने हैक किए और उनके जहन में पैसा कमाने की लगन उंडेल दी। उनके सामने रास्ता भी एक ही रखा कि अगर पैसा कमाना है तो हमारी फैक्ट्री में मजदूरी करना होगा। नतीजतन बहुत जल्द वो लोग जो अपनी जमीन से अनाज उगाकर खुश और खुरम जिंदगी गुजारते थे, पैसे की उन्हें इस कदर लालच उनके जहनों के अंदर उमड़ आई कि उन्होंने अपनी ज़राअत को तर्क करके मजदूरी और मुलाजम रहने को फोकियत दी और इंडस्ट्रीज में मुलाजमत शुरू कर दी। और इस तरह से इस निज़ाम के तहत माइंडलेस ओबीडियंट वर्कर्स या माइंडलेस ओबीडियंट लेबर तैयार की गई। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में, मुत्तहदा हिंदुस्तान में जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर आता है, इसमें ब्रिटिश का तसल्लुत कायम था। यानी ये सब बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत। ब्रिटिश अफसरान तादाद में कम थे जबकि आबादी बहुत ज़्यादा थी। इंतज़ाम और इंसराम के लिए ब्रिटिश को वर्कर्स की ज़रूरत थी। और दूसरा मसला कम्युनिकेशन का था। ब्रिटिश अंग्रेज़ी बोलते थे और यहाँ हिंदी, उर्दू, बंगला और इस तरह की ज़ुबानें बोली जाती थी। ब्रिटिश ने बतरीक़े एहसन रूल करने और अपने कब्ज़े की तवालत के लिए वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया जो प्रशिया और इंडस्ट्रीज़ के मालिकान ने लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। क्योंकि ब्रिटिश को भी सोचने समझने वाले और तख्लीक कार जहन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें ताबेदारी करने वाले सर्वेंट्स की ज़रूरत थी। लिहाजा इस काम के लिए थॉमस मैकॉले, जिन्हें लॉर्ड मैकॉले कहा जाता है, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के नाम से एक प्रपोजल उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया। लॉर्ड इस प्रपोजल से बहुत खुश हुआ और मुत्तहदा हिंदुस्तान में गुलामों की एक नस्ल तैयार करने के लिए इस एक्ट को नाफिज कर दिया। इस एक्ट को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 कहा जाता है। मैकॉले ने अपने इस प्रपोजल और एजुकेशनल ट्रैप के अगराज़ व मकासद में खुद लिखा है कि बाय दिस एजुकेशन सिस्टम वी नीड टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ पर्सन्स Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश इस एजुकेशन ट्रैप को मुत्तहदा हिंदुस्तान में राइज करने में कामयाब हो जाते हैं। ये इंसान को इंसान का गुलाम बनाने का एक कामयाब मंसूबा था जो हिंदुस्तान में राइज कर दिया। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेज़ को मुत्तहदा हिंदुस्तान से रुखसत हुए पौन सदी गुजर गई है और आज हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है। यकीनन इस एजुकेशनल ट्रैप से हम आज़ाद हो गए होंगे। लेकिन नहीं, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनके बाद जो उनके गुलाम सरमायादार, जागीरदार वडेरे मुल्क पर काबिज हो गए, उनकी मेंटालिटी भी अंग्रेज़ की मेंटालिटी से मुख्तलिफ नहीं थी। और यही एजुकेशनल ट्रैप उनके इस कब्ज़े और हुकूमतों के को दवाम देने के लिए मौजू था।
इसीलिए आज तक इस इस्तेहसाली टोले ने इस एजुकेशनल ट्रैप को नाफिज किया हुआ है और इसी ट्रैप के ज़रिए ग़ुलामों की एक नस्ल तैयार करने का सिलसिला अब तक जारी है, जो हिंदुस्तान में 1835 को राइज किया गया था। इस गले सड़े और तबकात पर मबनी डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी निज़ाम तालीम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज हमारी सोचें मुंतशिर हैं, हमारे मिजाजों में तजाद मौजूद है, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की क्लास है और दूसरी तरफ रूट्स में, बेकन हाउस में, एपीएस में, सिटी में, इस तरह के बड़े एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले ओ लेवल्स और ए लेवल्स वालों की क्लास है। इस एजुकेशनल सिस्टम की वजह से हम एक मॉब बन के रह गए, हम एक हुजूम बन के रह गए, हम आज तक एक कौम नहीं बन पाए। एक बच्चा क्यूरियस और क्रिएटिव दिमाग के साथ स्कूल जाता है, उसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, वो दुनिया भर में फैले उलूम पर दस्तरस हासिल करना चाहता है या कम से कम उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन सबसे पहले उससे सवाल पूछने और सोचने की सलाहियत छीन ली जाती है। बस उसे सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है कि तुमने रट्टा लगाना है, दूसरे से बेहतर रट्टा लगाना है। फिर वो बच्चा जिसके जहन में सिर्फ मोहब्बत होती है, बुग़्ज़ और हसद उसकी सरिश्त में ही नहीं होते, उसे मुसाबकत और मुकाबला सिखाया जाता है। उसका दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है। उसे ये सिखाया जाता है कि तुमने दूसरे को पीछे छोड़ना है और खुद आगे बढ़ना है। यूं मुकाबले और मुसाबकत की इस फजा में वो बच्चा नफरत करना भी सीख लेता है। उसकी शख्सियत में जो क्यूरियोसिटी होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, अब तक उसका जनाजा निकल चुका होता है। वालिदैन उसको ये सिखाते हैं कि देखो, तुम्हारे ऊपर हमने इतने पैसे खर्च कर लिए हैं, अब ये सब तुमने हमें वापस लौटाने हैं। अब उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ने लगता है। यहाँ उसके ख्वाबों का भी जनाजा निकल जाता है और उसके जहन में सिर्फ ये चीज़ होती है कि मैंने नौकरी करनी है और मैंने पैसा कमाना है। कई एक तो इस तालीम के दौरान स्ट्रेस की वजह से, मुकाबले की इस दुनिया में पीछे रह जाने के खौफ से नफ्सियाती और जहनी मरीज बन जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी का सामना तक नहीं कर पाते। और कई एक तो इस एजुकेशनल ट्रैप के आगे हैंड्स अप हो जाते हैं, किसी पंखे के साथ लटक कर, किसी खाई में छलांग लगाकर या कोई जहर पीकर अपने आप की जान इस एजुकेशनल ट्रैप से छुड़ा देते हैं। और इनमें से जो कोई जान जोखिम में डालकर इस ट्रैप से गुजर आता है, अपनी जिंदगी का 25% हिस्सा मुसलसल इस ट्रैप में गुजारने के बाद अपने ख्वाबों का कत्ल करके सारी जिंदगी अपने से किसी कम पढ़े लिखे आदमी की गुलामी करने पर रजामंद हो जाता है। अक्सर तो बेरोजगार रहते हैं या बैरून मुल्क जाने के लिए अपनी एड़ियां रगड़ रहे होते हैं। ये सब मनाजिर आज हम अपनी आंखों से अपने माशरे के अंदर देखते हैं। ये सब इसलिए है कि ये एजुकेशनल ट्रैप बनाया ही इसलिए गया है कि ताहयात इसको एक माइंडलेस ओबीडियंट सर्वेंट बनाकर रखा जाए। और यूं ये इंसान अपनी जिंदगी जी नहीं रहा होता, बल्कि गुजार रहा होता है, जीने की अदाकारी कर रहा होता है और इस ट्रैप को अपना मुकद्दर समझकर आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर रहा होता है। आज दुनिया में कामयाब और आज़ाद लोगों की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो हमें ये समझ आएगी कि वो कामयाब और आज़ाद क्यों हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपने आप को इस एजुकेशनल ट्रैप में फंसने से बचाया। खुदारा इस इंसान पर रहम कीजिए, इसे इस ट्रैप से निकालिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुस्तकबिल में जिंदा लाश की तरह जिंदगी ना गुजारे, तो आपको अपने इस बच्चे को इस ट्रैप से बचाना होगा। आखिरी बात यह है कि मेरा नुक्ता नज़र हरगिज़ ये नहीं है कि तालीमी इदारों का बायकाट किया जाए या एजुकेशन का बायकाट किया जाए। शायद ये एक मजबूरी के तौर पे हमारे गले में इसका तोख पड़ गया है, लेकिन आज भी इसका नुकसान हम कम से कम कर सकते हैं और इस ट्रैप से बच सकते हैं। आपके पास इस ट्रैप से बचने की यकीनन कोई ना कोई तजवीज़ जहन में ज़रूर होगी। अगर कोई है
तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी तजावीज़ से आगाह करें। हमारे पास जो कोई तजवीज़ है, जो मशवरा है, ये वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे भी। आज की सारी गुफ्तगू को एक शेर में अगर मैं समराइज़ करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चों के इन छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे।